ओके, चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इस रिकॉर्डिंग से पहले नहीं बल्कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेसेस या कंपनीज होती हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रही होती हैं या प्रोड्यूस कर रही होती हैं। मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा, सीधा सीधा आ जाता हूं कि यहाँ पे 4 इंडस्ट्रीज डिस्कस की गई हैं। पहली है आपके पास पावर सेक्टर के, इलेक्ट्रिसिटी से जितनी भी बिजनेसेस डील कर रही होती है, यूटिलिटीज डील कर रही होती है, प्रोड्यूस कर रही होती है, ट्रांसमिट कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, वो सब आ जाएंगे किसमें, पावर सेक्टर में आ जाएंगे। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जितनी भी बिजनेसेस या कंपनीज कपड़ा बना रही होती हैं, उसके लिए मटेरियल सोर्स कर रही होती है, प्रोसेसिंग कर रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन कर रही होती है, क्वालिटी को इंश्योर कर रही होती है, सब आ जाएंगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन और ड्रग्स से जो भी बिजनेसेस डील कर रहे होंगे, उसे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे होंगे, आ जाएंगे फार्मास्यूटिकल्स में। और फिर लास्ट है आपके पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के, जो आप माइनिंग करके ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करते हो, उसे प्रोसेस करते हो, रिफाइन करते हो, फिर उसे आप ट्रांसपोर्ट करके क्या कर देते हो, हाउस होल्ड्स तक पहुंचा देते हो। ये सारी बिजनेसेस किस में आ जाएंगे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आ जाएंगे। पहली इंडस्ट्री आपके पास पावर इंडस्ट्री है, उसको पढ़ने से पहले आपके पास कुछ की ग्लॉसरीज हैं, सही है। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आपको नजर आएगा वैल्यू चेन, और थर्ड नंबर पे आपको नजर आ रहा है, फोर्थ नंबर पे आपको नजर आ रहा है सप्लाई चेन, सही है। दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो रहे होते हैं, इस हद तक के लोगों को दोनों के बीच में डिफरेंस पता नहीं है, और डिफरेंस बहुत ज्यादा भी नहीं है इसमें। डिफरेंस काम का डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, काम दोनों का सेम है, बस जो पीछे की इंटेंट होती है, ये दोनों के काम करने का नेचर होता है, और साथ ही साथ दोनों का जो स्कोप है उसमें फर्क है। सब वैल्यू चेन का स्कोप ज्यादा है, सप्लाई चेन का स्कोप लिमिटेड है, सही है। वैल्यू चेन में आप फोकस कर रहे होते हो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है उसको वो डिजायर्ड क्वालिटी मिल जाएगी, सही है। उसको उस टाइम पे अवेलेबिलिटी दिखेगी कि यार मुझे अवेलेबल हो रहा है प्रोडक्ट, ये मुझे नजर आता है, मैं इसको जब परचेज करने जाता हूं तो मैं और फौरन से परचेज करके ले आता हूं, मुझे इसको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि आप वैल्यू चेन पे काम कर रहे हो, सही है। सप्लाई चेन का मतलब ये कि कस्टमर अप्रिशिएट करता रहे कि भाई इनका प्रोडक्ट मार्केट में हर वक्त अवेलेबल होता है। हाँ, वो इस चीज के लिए गारंटी नहीं ले सकता कि क्वालिटी अच्छी होती है या नहीं, बट वो इस चीज को अप्रिशिएट कर सकता है, इस चीज पे गारंटी ले सकता है कि इनका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई चेन अच्छा काम कर रही है, अपना इंटेंट जो है वो पूरा कर रही है। स्कोप की बात की थी मैंने, देखो सप्लाई चेन में क्या है कि आई हैव डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मुझे क्या करना है कि उसको मेक श्योर करना है कि जल्द से जल्द मैं क्या करूं, सप्लायर से उसका रॉ मटेरियल परचेज करूं, जल्द से जल्द उसको मैं प्रोसेस करूं इनटू फिनिश गुड्स, और जल्द से जल्द मैं उसको ट्रांसपोर्ट कर दूं। उसमें जितने भी मीडिएटर्स है उनको अगर मैं लेट्स से कट लूज कर सकता हूं, या उनके साथ ज्यादा टाइट बॉन्डिंग करके स्पीड में उसको आगे की तरफ लेके जा सकता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं सप्लाई चेन पे काम कर रहा हूं, सही है। सारा काम आप यहाँ पे वैल्यू चेन में भी कर रहे होते हो, लेकिन सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्या है, सही है। कस्टमर के लिए वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे पहले आप ये डिसाइड कर रहे होते हो कि प्रोड्यूस करना क्या है। आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद अगेन वही वाली बात, जो प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपका सवाल होगा हाउ टू प्रोड्यूस, सही है। व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ मैनी टू प्रोड्यूस, सारे सवाल आ जाएंगे, सही है। उसके लिए क्या करोगे, आप सप्लायर से कांटेक्ट करोगे, फिर आप सप्लायर से जो है सामान परचेज करोगे, फिर आप उसको प्रोसेस करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, सही है। इसके बाद जब आपने सेल कर दिया, यहाँ पे आप इंश्योर करोगे कि कस्टमर ने जो चीज परचेज की थी वो उसके लिए वैल्यूएबल है भी कि नहीं है, जिसको वैल्यू समझ के लेके गया था वो उसके लिए वैल्यू दे भी रही है या नहीं दे रही। यानी कि अगर सप्लाई चेन का स्कोप शुरू होता है प्रोडक्शन से लेके सेल्स तक, इसका स्कोप थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, ये जाता है प्री प्रोडक्शन कि व्हाट टू प्रोड्यूस, और यहाँ पे चले जाता है कि इज माय कस्टमर सेटिस्फाइड, उसको वो वैल्यू मिल गई जो उसको चाहिए थी, तो यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाता है, सही है। कि यहाँ पे आप उनसे फीडबैक ले रहे होते हो, सही है, उनको असिस्ट कर रहे होते हो, पोस्ट सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो, वैल्यू चेन का पार्ट है। अब जो बोला है वो पढ़ के देख लेते हैं। अब वैल्यू चेन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है बल्कि प्रोसेस है। दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो ये तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है इन ऑर्डर टू डू व्हाट, इन ऑर्डर टू डिलीवर अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर द मार्केट। यहाँ पे इनका फोकस क्या है, मार्केट में वैल्यूएबल प्रोडक्ट पहुंचाना है। कस्टमर किसको वैल्यू करेगा,
कि टाइमली मैनर पे चीज पहुंच गई और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। सही है। सप्लाई चेन की बात करें, सही है, सप्लाई चेन एक प्रोसेस है जिसमें आप बनाते हो और सेल करते हो। सही है, इसमें आपको वर्ड सप्लाई और सेल नजर आएगा। सेल करते हो कमर्शियल गुड्स इंक्लूडिंग एवरी स्टेज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। कितनी दफा आया? सेलिंग, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल। यहाँ पे फोकस किस चीज का? सिर्फ सेल करने का है। जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसके लिए मैं परचेज कर रहा हूं, सही है, जो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या हो जाए? सेल हो जाए। सप्लाई चेन थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच है, वैल्यू चेन में थोड़ा सा आप इनडायरेक्टली चीजों को देख रहे होते हो। डन? सॉरी, ठीक है। आपके पास फिर कॉन्सेप्ट आ रहा है अपस्ट्रीमिंग का। अपस्ट्रीम, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? डाउनस्ट्रीम। सही है, तो अपस्ट्रीम समझ आएगा तो डाउनस्ट्रीम भी समझ आ जाएगा। अपस्ट्रीम रेफर्स टू द मटेरियल इनपुट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन। आपको वो मटेरियल इनपुट चाहिए। मटेरियल का मतलब क्या है यहाँ पे? सिग्निफिकेंट। मटेरियल का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट। मटेरियल के दो मतलब होते हैं। एक मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो। एक मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है। इमटेरियल का मतलब क्या होता है? जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। मटेरियल का एक और मतलब होता है सिग्निफिकेंट। सही है। लेट्स सपोज मैंने कहा कि यार मुझे ना एक ऑर्गेनाइजेशन में इशू मिला है और इस पे आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए, तो मेरा बॉस कहेगा कि यार ये इशू तो बहुत ही इमटेरियल है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट है, इस पे टाइम में जाया नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मटेरियल इनपुट। मटेरियल का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट। वो इनपुट जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। देखो, अगर तुम लेट सपोज कॉटन का कपड़ा बना रहे हो और उसमें सारी चीजें मौजूद है, कॉटन ही मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अपस्ट्रीमिंग नहीं है। अगर तुम लोगों ने ऑयल को रिफाइन करना है और सारी रिफाइनरी वगैरह मौजूद है, ऑयल ही मौजूद नहीं है, तो क्या रिफाइन करोगे? सही है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल रॉ मटेरियल, जो कि बेसिकली तुम्हारी इंडस्ट्री जिस पे डिपेंड करती है, वो क्या कहलाएगा? अपस्ट्रीमिंग। अपस्ट्रीमिंग कैसे हो सकती है? प्राइमरी एक्टिविटीज। सही है। अगर तुम फर्नीचर की इंडस्ट्री में काम करते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? लकड़ी। सही है, तो वो तुम्हें फॉरेस्ट से मिलेगी। सही है। वुड के लिए जो इंडस्ट्री में वर्ड यूज होता है वो होता है टिम्बर। सही है, तो आपको चाहिए था टिम्बर। सही है। इसी तरीके से अगर कोई फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहिए होगा, यानी कि उसको फ्रूट्स चाहिए होंगे, वेजिटेबल्स चाहिए होंगे और उसको मीट चाहिए होगा। सही है, तो उसके लिए क्या है? मटेरियल इनपुट है। तो यहाँ पे मटेरियल इनपुट वाली बात समझ आ गई है। तो जिस इंडस्ट्री में अपस्ट्रीमिंग होगी तो उसके लिए जो उसका एक्चुअल रॉ मटेरियल होगा ना, वो क्या होगा? अपस्ट्रीम। सही है। डाउनस्ट्रीमिंग का मतलब ये होता है कि जहां पे आपने मटेरियल इनपुट हासिल कर लिया, अगला स्टेप क्या होगा? आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दोगे। लिखा देखो, डाउनस्ट्रीम इज द ऑपोजिट एंड वेयर प्रोडक्ट्स गेट प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन। बात समझ आ रही है इसमें? वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि वर्टिकली ये तीनों प्रोसेस, अपस्ट्रीमिंग का, मिडिल स्ट्रीमिंग का और डाउन स्ट्रीमिंग का, अगर ये तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो तो उसके पास क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेशन। मुझे एक बात बताओ, इम्तियाज सब जाते हैं, इम्तियाज में अगर आई बिलीव इम्तियाज वाले अभी एज ऑफ दिस मोमेंट क्या नहीं बना रहे होंगे? कोई एग्जांपल दो, क्या नहीं बना रहे होंगे? ऑयल नहीं बनाते, हाँ इनका नहीं है ना। सही है। इम्तियाज में अगर ऑयल सेल हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ कि क्या इम्तियाज के पास उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन है? नहीं सर। देखो, अपस्ट्रीमिंग कोई और बिजनेस कर रहा है, डाउन स्ट्रीमिंग कोई, मिडिल स्ट्रीमिंग कोई और कर रहा होगा। सिर्फ क्या कर रहा है इम्तियाज? डाउन स्ट्रीमिंग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, सिर्फ सेल्स का काम कर रहा है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। प्रोडक्शन और मटेरियल इनपुट कोई और हासिल कर रहा है। सही है। लेकिन अगर इम्तियाज की बात करूं तो इम्तियाज में जो आपके पास मुर्गी मिल रही होती है, सही, चिकन जो मिल रही होती है, उसमें उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन है जी? उसमें उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन है, हाँ या ना? बताओ। उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इम्तियाज के अपनी पोल्ट्री फार्म्स हैं। सही है, तो उसको अगर मुर्गी चाहिए होगी तो वो अपस्ट्रीमिंग कहां से करेगा? अपने पोल्ट्री फार्म से करेगा, चिकन वहां से हासिल करेगा। सही है। उसके बाद वही उसको प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसको ज़िबा करके उसकी खाल निकालना, उसकी सारी चीजों को अलग करना वो खुद ही करेगा और फिर सेल भी वही कर रहा है। तो इम्तियाज के पास क्या आ गई? वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने पास वर्टिकल इंटीग्रेशन रखते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस नहीं रखते। केएफसी की बात करें तो आपको पता है कि केएफसी की वर्टिकल इंटीग्रेशन है कि जो उनका बर्गर बनता है ना, बन, चिकन और सारी सब्जियां उनकी खुद की होती है। सही है, वो आउटसोर्स नहीं करते।
वो परचेज नहीं करते, बन परचेज कर लिया या जो वेजिटेबल्स परचेज कर ली, हर चीज उनकी इन हाउस होती है। तो उसका जो पूरा बर्गर बन रहा होता है उसमें क्या उनकी वर्टिकल इंटीग्रेशन है। आप सारे बर्गर मैन्युफैक्चरर्स के साथ ये बात कर सकते हो नहीं? कुछ लोग बन परचेज करते होंगे, कुछ लोग चिकन परचेज करते होंगे, कुछ लोग वेजिटेबल्स परचेज करते होंगे। तो केएफसी के पास क्या है, अपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन मौजूद है। अगर पावर सेक्टर की बात करूं पाकिस्तान के अंदर, तो एक ऐसी यूटिलिटी कंपनी है जिसके पास वर्टिकल इंटीग्रेशन है पावर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के, के इलेक्ट्रिक। कि के इलेक्ट्रिक खुद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, खुद ही उसको ट्रांसमिट करता है, खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, खुद ही उसको डिस्पैच कर रहा होता है। वापडा अभी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह बताऊंगा, वापडा को सही से मजाक उड़ाऊंगा बेफिक्र। सही है। कैपिटल, हाँ हाँ, वो आज से अभी सबने अपना नाम चेंज कर लेना, कोई बाजवा बन जाएगा कोई। अभी जो बच्चे ना वापस आएंगे अपना नाम चेंज करके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही है। कैपिटल इंटेंसिव, सही है। कैपिटल इंटेंसिव के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, फोकस कर रही होती है अपने कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, कुछ लोग लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे होते हैं। तो अगर आप लेबर को ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हो काम के अंदर तो लेबर इंटेंसिव होगी और ह्यूमन इंटेंसिव होगी। और अगर आप कैपिटल को फोकस कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होगी। मेरे ख्याल से की ग्लॉसरी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोग इतने समझदार हो तो मुझे बताओ मिडिल स्ट्रीमिंग क्या होती है? 2 दफा बोला मैंने प्रोडक्शन। चलो एक एक सेंसिबल आंसर है, गुड। और किसने पूछा नहीं मुझसे, सर अपस्ट्रीमिंग तो बता दी, डाउन स्ट्रीमिंग बता दी, मिडिल स्ट्रीमिंग क्या होती है? अपस्ट्रीमिंग के बाद शुरू होती है मिडिल स्ट्रीमिंग और जाती पता है कहां तक है? जहां तक आपने आखिरी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर ली। अब मिडिल स्ट्रीमिंग वेरी करती है, जरूरी नहीं है। एक बंदा कह रहा है कि मैं क्या करता हूं अपस्ट्रीमिंग कर देता हूं कि मुझे जो मटेरियल हासिल किया वो अपस्ट्रीमिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन को कर देता हूं डाउन स्ट्रीमिंग और प्रोडक्शन को कर देता हूं मिडिल स्ट्रीमिंग। किसी ने कहा क्या मेरी मिडिल स्ट्रीमिंग पता है कहां तक चलेगी? जहां तक रिटेलर तक सामान ना पहुंच जाए। जैसे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होगा ना, वो एक्टिविटी कहलाएगी डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग में से जितना पहला हिस्सा निकाल लो ना, अब वो चाहे 1% निकाल लो चाहे 99% निकाल लो, वो किसमें आ जाएगा? मिडिल स्ट्रीमिंग में। जो आखिरी का पार्ट रह जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीमिंग। अब आप उसको 50-50% स्प्लिट कर दो, 70-40 70-30 कर दो या कुछ भी कर लो, उसको स्प्लिट बना लो। जो पहले वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा? मिडिल स्ट्रीमिंग। और जो बाद वाला हिस्सा होगा वो होगा डाउन स्ट्रीमिंग। तो आगे जाके तो मिडिल स्ट्रीमिंग को थोड़ा सा अलग पाओगे, कहीं पे मिडिल स्ट्रीमिंग को थोड़ा सा अलग पाओगे। तो डिफाइंड नहीं है मिडिल स्ट्रीमिंग, यानी कि डाउन स्ट्रीमिंग को अगर दो हिस्सों में तोड़ोगे तो पहला वाला हिस्सा मिडिल स्ट्रीमिंग और दूसरा वाला हिस्सा डाउन स्ट्रीमिंग। अंडरस्टूड? बात समझ आ गई है? आगे बढ़ जाएं। अब आ जाते हैं पावर इंडस्ट्री पे। सही है। इसमें आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज मौजूद होंगे। मैंने बता दिया आप लोगों को मिडिल स्ट्रीमिंग के बारे में, इंशाल्लाह इस चैप्टर में रिपीट होता रहेगा, मैं बार बार आपको बताता रहूंगा। पावर इंडस्ट्री, जो पहली 2 लाइन है ना एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हैज डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। के इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके मुल्क में कंटिन्यूअस है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अगर कंटिन्यूअस है तो आपके मुल्क में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। सही है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है डिसरप्ट होगी, उसमें कंटिन्यूएशन नहीं होगी, तो क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली पावर शॉर्टेज हैज एडवर्स इंपैक्ट ऑन द कंट्रीज जीडीपी थ्रू लॉस प्रोडक्टिविटी। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल? ठीक है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव रिलेशन है। सही है। हिस्टोरिकली, ये क्या वर्ड यूज किया है? हिस्टोरिकली, यानी कि जो भी बात हो रही है इस पैराग्राफ में वो पास्ट की बातें हैं, वो बीते लम्हे हैं, अब वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करते। पाकिस्तान पावर सेक्टर कंसिस्टेड, पहले के वक्त में पाकिस्तान की पावर सप्लाई जो है वो 2 गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज के पास थी, वापडा और के इलेक्ट्रिक। यहाँ पे भी मैं तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया। ठीक है, तो ये जो वापडा और के इलेक्ट्रिक है, जिसको पहले हम कहा करते थे KESC, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन। सही है। वाइल के इलेक्ट्रिक, पहले के इलेक्ट्रिक जो है रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी कि कराची और उसके किसके गिरदो नवा के एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना हो, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो। सही है, ये काम था किसका था? के इलेक्ट्रिक का। सही है। वापडा अ सेमी ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी, कितनी सारी चीजें लिखी हुई है।
सेमी ऑटोनमस का मतलब क्या कि आधी वो खुद से चलती है, आधी उसको गवर्नमेंट चलाती है। ऑटोनमस का मतलब क्या होता है, खुद से, सही है। और सेमी ऑटोनमस का मतलब क्या है कि आधी खुद से आधी गवर्नमेंट चला रही होती है, कि बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, सही है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है कि स्टैट्यूट के थ्रू बनी है। स्टैट्यूट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट, स्टेट ने इसको बनाया है, स्टेट ने बनाया तो आप समझ जाए। स्टैट्यूटरी बॉडी, सही है। वॉज मैंडेटेड, मैंडेट का मतलब क्या था, काम देना, जिम्मेदारी देना। इनको मैंडेट किया गया था कि वो रेगुलेट करे और डिस्ट्रीब्यूट करे पावर इन द रिमेनिंग कंट्री, कि जैसे के इलेक्ट्रिक कराची में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो तुम बाकी एरिया में नहीं करो, सही है, करो, सॉरी, आगे पीछे नहीं हो जाना। मैं ये तो मेरा दिल भी बोल रहा है और मेरा टीचर भी बोल रहा है, सही है। इन एडिशन वाटर एंड हाइड्रो पावर रिसोर्सेज केम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वापडा। तो हिस्टोरिकली बता रहा है कि कराची और उसके एडजेसेंट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिक का काम था। तो जो बाकी के रिमेनिंग एरियाज है उसमें वापडा को मैंडेट कर दिया गया कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। अब तुम देखो, कराची के अलावा आपके पास जो मिडल पाकिस्तान है उसमें आपके पास एक जो है ना पूरे बहुत सारे रिवर्स बह रहे हैं, और आप हाइड्रो पावर हाइड्रो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, हाइड्रो पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वापडा जब बाकी एरियाज में ऑपरेट कर रही थी तो उनको कहा कि तुम इस पानी को इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिसिटी बना लो, क्योंकि के इलेक्ट्रिक तो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कोल से, ऑयल से या ऐसे आर्टिफिशियल मेथड से इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। तुम क्या कर सकते हो, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो जाके वापडा ने बात नहीं सुनी और नहीं बनाई इलेक्ट्रिसिटी, सही है। फिर आगे लिखा हुआ है, ये दूसरा पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली करके पूछ सकता है, तुमको कंफ्यूज कर सकता है कि पहले नाम क्या था, पहले काम क्या था, जरा इसको देख लेना। अब मैंने नया नहीं बताया कि नई सेटलमेंट क्या है, लेकिन बता रहे कि ड्यू टू इकोनॉमिक बर्डन, तीन चीजों की वजह से। इकोनॉमिक बर्डन, कि इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं चल रही होती है। इनएफिशिएंसीज इन सेक्टर, कि हमारा जो ये जो सेक्टर है पावर सेक्टर, इसके अंदर इनएफिशिएंसीज है कि लोग ज्यादा जॉब पे है, काम कोई नहीं कर रहा, सही है। और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, मतलब हम पे ब्लेम डाल रहे हैं, कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, सही है, कि हम लोग खुश नहीं होते, कि बोलते हैं यार तुम लोगों को तो नेचुरल हवा खाने का मौका मिला हुआ है, सही है, कि एसी जो है वो अक्सर बर्स्ट कर जाते, लोग मर जाते, तो हम लोगों ने तुम्हें इनसे एक्सीडेंट से भी बचा लिया है। तो लोग जो है बेचारे सेटिस्फाइड है कि एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा और लाइट नहीं चल रही है। तो इन तीन चीजों का असर, इकोनॉमिक बर्डन, इनएफिशिएंसीज इन द सेक्टर और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, इन तीन चीजों की वजह से जो ऊपर जो सेटलमेंट थी उनको रिकंसिडर किया और रीअरेंज किया, और बाद में जाके ये हुआ। पहला, केईएससी वाज प्राइवेटाइज्ड इन 2005। केईएससी को कब प्राइवेटाइज किया, 2005 में। 2005 में जैसे प्राइवेटाइज किया ना, फिर 2006 में जाके उसने काम फिर से नहीं किया, सही है। एस के इलेक्ट्रिक, अच्छा बाय द वे यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा मिसगाइडेड है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि केईएससी को 2005 में प्राइवेटाइज किया गया, उसका नाम के इलेक्ट्रिक रख दिया गया, के इलेक्ट्रिक नाम रखा गया था 2012 में। तो प्राइवेटाइज 2005 में किया था, 2005 में प्राइवेटाइज करने के बाद उसका नाम 2012 में चेंज करके के इलेक्ट्रिक कर दिया गया था, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सही है। अब लिखा हुआ है कि वापडा के साथ क्या हुआ, जो पूछे थे ना वापडा। अब देखो, वापडा वॉज अनबंडल्ड। अनबंडल्ड का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना। वापडा ने बोला तुमसे ना होगा, सही, तुम्हें क्या करते थे, अनबंडल कर देते इनटू वेरियस जनरेशन कंपनीज। क्या किया कि वापडा को तोड़ा और कुछ बना दी जनरेशन कंपनीज। नाम से पता चल रहा है कि इनको काम दिया गया तुम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करो, सही है, उसको काम दिया जेनकोस, सही है। फिर कुछ कंपनीज को बोला तुमने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना, डिस्पैच करना है। ये ट्रांसमिशन और डिस्पैच का मतलब पता क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है ना तो वो बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म में होती है, सही है। अगर लेट सपोज उस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ परसेंट यहाँ पे छोड़ दिया जाए ना, तो ये सारी चीजें फ्राई हो जाएंगी, सही है। ये सारी चीजें एक सेकंड के अंदर फ्राई हो जाएगी, बल्कि ब्लास्ट होगा, इतनी ज्यादा फ्राई होगी, सही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अनस्टेबल तो हमें नहीं भेजी जाती, उसको स्टेबल किया जाता है। तो ये किस किया जाता है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर्स और डिस्पैच पोल्स जो होते हैं ना उनके थ्रू उनको। तो ये कुछ कंपनी को ये काम दे दिया गया, तुमने इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबल करना है। और लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कोस, सही है। तो नाम से समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती तो है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट इसलिए होती है क्योंकि वो लोग डिस्को कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पे कुछ कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम दे दिया, सही है। कुछ कंपनीज को जनरेटिंग कंपनीज बना दिया, कुछ को एंटिटीज बना दिया, कुछ को डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया, सही है। तो फिर वापडा ने बोला मालिक मैं क्या करूं। तो वापडा वो नहीं लाडला बच्चा होता है जिसको डांट भी नहीं सकते लेकिन उससे काम भी नहीं करवाना होता, तो बोला बेटा एक काम कर, तो समंदर किनारे ना जो पानी वानी आता है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी बना। तो लिख दिया फॉलोइंग अनबंडलिंग ऑफ इट्स पावर विंग, वापडास मैंडेट इज नाउ डेवलपमेंट ऑफ वाटर
and hydropower resources and to operate as hydroelectricity utility. इसको तू समुद्र किनारे बैठ जा, पानी से खेल, बाकी सब काम अपना कर लेंगे। तो वापडा को इन्होंने पानी किनारे बैठा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बना के छोड़ दिया है। डन, बात समझ आ गई है? आगे बढ़ जाते हैं। अब किसी को वापडा के बारे में पूछना है? सही है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की थी वैल्यू चेन और सप्लाई चेन की, सही है। अगर तुम ये तुम डायग्राम देखते हो तो तुम्हें इसमें वैल्यू चेन समझ आएगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देखो पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई। पॉइंट ए में क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सही है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई तो पावर स्टेशन से वो कहां जाएगी, ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ, ठीक है। आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है पावर अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है पावर डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो वो ट्रांसफार्मर से गुजरती है, उसकी पावर को इंक्रीज किया जाता है, तो वो जो आपके पास पावर अप इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सीधा जाती है फैक्ट्रीज में। उनको चाहिए रॉ पावर, जिनके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, उनके नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही होती, तो वहां से वो बड़े बड़े प्लांट चल रहे होते हैं, वो कहां से इलेक्ट्रिसिटी परचेस करेंगे, के इलेक्ट्रिक से, सही है। फिर ट्रांसफार्मर से गुजरते हुए जब वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर्स की तरफ चली जाती है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे आ जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, पावर डाउन किया जाता है। पावर डाउन करके फिर हमारे घर के पास जो पीएमटीज होते हैं, सही है, वहां पे क्या किया जाता है कि वहां पे भेजा जाता है और पीएमटी से इलेक्ट्रिसिटी और रिड्यूस होती है और हमारे घर के मीटर से होते हुए हमारे घरों में आ जाती है। और ये बात यहाँ लिखी हुई है, जनरेशन। अगर जनरेशन की बात करूं तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पे आपको साइंस का पार्ट पढ़ाया जाएगा कि दो आपके पास सोर्सेज होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल सोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सही है। जो आपके पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसमें आपके पास रिन्यूएबल में आपके पास सोलर है, विंड है और वाटर है, हाइड्रो है, सही है। अगर मैं नॉन रिन्यूएबल की बात करूं, आपके पास कोल है, ऑयल है, ऑयल की कैटेगरीज और कोल की कैटेगरीज आपके पास मौजूद है। सही, दो किस्म की टेक्नोलॉजीज होती है। क्या होती है, दो किस्म की टेक्नोलॉजी होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एक होती है आपके पास रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी और एक आपके पास होती है एक मिनट, इसका नाम अलग था, थर्मल टेक्नोलॉजी। थर्मल टेक्नोलॉजी का नाम से ही पता चल जाएगा कि थर्मल का मतलब होता है कि आप प्रेशर और हीट के थ्रू क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी को एग्जॉस्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर अप्लाई किया जाता है कोल ऑयल वगैरह पे, या हीट अप्लाई की जाती है तो वो क्या करती है कि अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तो थर्मल है। थर्मल ज्यादातर किस पे जा रही होती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाती है। और जो आपके पास नॉन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, सॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ जाती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, यानी कि सोलर, हाइड्रो और विंड वगैरह की तरफ जा रही होती है। इतना इतना साइंस ने तरक्की कर लिया, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो जॉल्ट्स आते हैं, सॉरी जो आपके पास ये क्या बोलते हैं इसको, अर्थक्वेक के जो जॉल्ट्स आते हैं ना, अर्थक्वेक से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। हमारे यहाँ से कोल से नहीं हो रही है, सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जनरेशन हो गई। अब क्या करना है, आपने ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट का मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पावर अप किया जाता है, पावर डाउन किया जाता है एज पर द नीड, कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपने भेजनी है। जब इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, इसके वोल्टेज को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू, सही है। जब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स तक पहुंचती है तो उनको रिड्यूस कर दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है कि हाउस होल्ड की तरफ रवाना कर दिया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि पीएमटी से इलेक्ट्रिसिटी आपकी घरों की तरफ जा रही होती है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, अगर लेट सपोज यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ अपस्ट्रीमिंग और मिडल डाउन स्ट्रीमिंग होगी तो क्या होगी, अपस्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग क्या होगी, यहाँ पे अपस्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग क्या है, जनरेशन, सही है। और अगर अगर अपस्ट्रीमिंग, मिडल स्ट्रीमिंग, डाउन स्ट्रीमिंग करनी तो क्या करते हैं, अपस्ट्रीमिंग, मिडल स्ट्रीमिंग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन स्ट्रीमिंग, ठीक है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। देखो, तुमने एक चीज देखी कि यार इलेक्ट्रिसिटी ना काफी शेड की जाती है, रिड्यूस की जाती है ताकि हाउस होल्ड तक पहुंचे तो वो सेफ हो। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है, तो उसमें रास्ते में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लीक हो जाती है, शेड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये जो बीच में आपके पास गैप आ रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड distribution and transmission loss. In an ideal situation, electricity that has left the power plant and the energy billed should be equal. However, that is not the case. The shortfall of electricity between energy generated and energy billed is called transmission and distribution loss. And आगे
अब कुछ बातें रिपीट हो रही है, कुछ बातें नहीं है। जैसे कराची, उसके एडजेसेंट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कौन करता है? के इलेक्ट्रिक करता है। करेंटली दिस इज द ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी इन द पावर सेक्टर इन्वॉल्व इन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्ट ऑफ पाकिस्तान पावर सेक्टर इज द सम ऑफ, क्या बोल रहे हैं अब, जो बाकी का पाकिस्तान है वो कॉम्बिनेशन है, सम है किसका? कुछ जनरेटिंग कंपनीज का, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की कंपनीज का, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। सही है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा है, अपनी बताई हुई कंपनी को ही दिया है। ये क्यों? मोनोपोली को सस्टेन करने के लिए। इन्होंने देखा था कि पीटीसीएल का क्या हाल हुआ। पीटीसीएल ने अपनी मोनोपोली लूज कर दी, कंपटीशन से आउट हो गई जब इन्होंने कंपटीशन इनवाइट किया। यहाँ पे कंपटीशन इनवाइट नहीं कर सकते। अभी बता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में आपके पास इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। सही है। वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस तो करेंगे लेकिन वो ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उनको के इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिसिटी जो है सेल करनी पड़ती है, यानी कि सबमिट करनी पड़ती है। सही है। के इलेक्ट्रिक कहता है कि अगर तुमने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी है, तो जो तुमने यूनिट बनाया है उससे ज्यादा, तो हम क्या करेंगे कि तुम्हें इसको रीइंबर्स कर देंगे। लेकिन वो कभी रीइंबर्समेंट होती नहीं है कि आपने यूनिट कम कंज्यूम किए, बनाए ज्यादा, तो आपको पैसे मिलने चाहिए कि इलेक्ट्रिक तरफ से वो नहीं मिलते। वो बोलते हैं आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिए, बाद में ले लेना। तो बात कभी आती नहीं है, बिल बढ़ के आ जाता है। बोलते ओ इस बार तुम्हारा बिल ज्यादा आ गया, तो जो पिछले वाले यूनिट थे हमने उसमें लगा दिए, अब हम दोनों बराबर हो गए। तो बंदे वाह वाह क्या जोक है, बेहतरीन। सही है। सेलिएंट फीचर्स, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से डिफर कर रही है तो कोई ना कोई तो ऐसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होंगे जो कि एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से डिफरेंशिएट कर रही है। पहला है कैपिटल इंटेंसिव। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कि कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे जो भी सर्जिकल प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, वो ज्यादातर हैंडमेड होते हैं। तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी बल्कि लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो यहाँ पे पहली बात कि पावर सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव होता है, और दूसरी बात वो भी कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा कहां पे होता है? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ जनरेशन जो है उसमें कैपिटल इंटेंसिवनेस कम है और पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा है, ट्रू और फॉल्स? सोचो। मैंने कहा पॉइंट ऑफ जनरेशन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां पे आपके पास कैपिटल इंटेंसिवनेस कम है और डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा है। फॉल्स। डिस्ट्रीब्यूशन में कम है कैपिटल इंटेंसिवनेस। और खुद सोचो ना, जो तुम्हारे पास गाड़ी बनाने, जो इलेक्ट्रिसिटी के लोग आते हैं बनाने के लिए, पीएमटी वगैरह, उनके पास कौन से सोफिस्टिकेटेड मशीनरी वगैरह होती है? तो वही तो कह रहे, तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिवनेस ज्यादा है पॉइंट ऑफ जनरेशन पे। वहां तो बंदा भी नहीं खड़ा हो सकता। सही है। तो वहां पे तो वही तो बोल रहा हूँ, जनरेशन में ज्यादा है और ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में कम है। टैरिफ। सही है। टैरिफ का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग। सही है। कोई इसको तारीफ ना पड़े, यहाँ पे कोई तारीफ नहीं कर रहा है इनकी के इलेक्ट्रिक वगैरह। सही है। टैरिफ का मतलब ये है प्राइसिंग। सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हम के इलेक्ट्रिक को नहीं अच्छे अच्छे अल्फाज में बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे यूनिट पे पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो ये तुम्हें कहेंगे कि यार हम क्या करें, हम थोड़ी यूनिट पे पैसे बढ़ा रहे बल्कि गवर्नमेंट बढ़ा रही है। सही है। सब्सिडी इन टैरिफ। सही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे मुल्क को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वहां पे आपको पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के पैसे कम चार्ज कर रहे होते हैं। ये किताबों की हद तक बात सच है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिटर्न, फिक्स रिटर्न इंश्योर्ड टू इन्वेस्टर्स। देखो के इलेक्ट्रिक में लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए, लेंडर्स होंगे। सही है। स्टॉक होल्डर्स होंगे। सही है। फिर आपके पास डिबेंचर होल्डर्स होंगे। तो के इलेक्ट्रिक ने बोला देखो यार, अपने को उधार का चक्कर पालना ही नहीं। सही है। तो ये कहा कि मैं तो अपने इन्वेस्टर के सारे पैसे दे दूंगा इंटरेस्ट वगैरह के साथ। तो कैसे दूं? बिल बढ़ा दो। सही है। कैसे दूं? बिल बढ़ा दो। सही है। तो क्या करके बिल बढ़ा के वो उनको पैसे वापस कर देते। इन्वेस्टर को नाराज नहीं करना है, कस्टमर तो बेवकूफ है, कोई टेंशन थोड़ी है। सही है। क्या है, 24 घंटे में से 25 घंटे इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, फिर खोल देना। सही है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट गारंटी। गवर्नमेंट गारंटी का मतलब क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट खुद आके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, जैसे कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस सोलर पैनल लगा हुआ है, गवर्नमेंट आके गारंटी दे रही है कि आईपीपी तू बेफिक्र हो जा, अगर तूने ज्यादा ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए और इलेक्ट्रिसिटी कम यूज की तो तू उसको दे दे इलेक्ट्रिसिटी। सही है। तेरे पैसे
मैं दिलवाऊंगा। गवर्नमेंट को देखा, हाँ तुम दिलवा दोगे, क्या कर सकते हैं लोग। सही है, तो गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रहा है कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी है। आप क्या करो, उसको सबमिट कर दो किसको, के इलेक्ट्रिक को, इसके पैसे मैं आपको दिलवा दूंगा। सही, तो ये गवर्नमेंट गारंटी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सही है, पूरा नहीं लिख सकते ना क्योंकि शर्मिंदगी होती है पूरा लिखते हुए। सही है, प्री डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से ये तो पॉइंट समझाने की जरूरत ही नहीं है कि पहले के वक्तों से अब तक के इलेक्ट्रिक को या जितने भी आपके पास यूटिलिटी कंपनीज है, पावर यूटिलिटी कंपनीज है, ये सब कौन डोमिनेट कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान। तभी इतना एफिशिएंटली और अच्छी तरीके से चल रही है। नहीं, नो डाउट, अप्रिशिएट, तालियां बजानी चाहिए माशाल्लाह, तालियां नहीं। वो जो मैं पहले करता मजाक था, मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ माशाल्लाह से। मैं एक बहुत ही जो है ना हुकूमत की और के इलेक्ट्रिक से तो मोहब्बत है, मैं रोज जाके बैठता हूँ बाहर। हाँ सही है, अब आगे बढ़ते हैं। हाईली रेगुलेटेड, सही है। यहाँ पे रेगुलेशन की बात ये हो रही है कि जिनके एसओपीज होते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किए जाते हैं, इनकी रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है। सही है, अगर किसी बंदे ने कुंडा डाला हुआ है ना तो उनको पता होता है। सही है, उनको पता होता है, सही है कि कुंडा डला हुआ है। ये क्या करते हैं, दो चीजें, या तो पहले ही ट्रांजेक्शन हो जाती है, या फिर क्या होता है कि रुकते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जब बंदा ज्यादा घिर जाता है ना, अब बिल बन चुका है तकरीबन कोई 50-60 लाख का, सही है, अब लगता है कि अब सही छापा मारना चाहिए, तो क्या करते थे, बताते थे भाई कुंडा लगा हुआ है और अब आप पे पेनल्टी लगी है और आपने पे करना है। तो जब उस बंदे की जायदाद बिकने पे आ जाती ना, तो जाके फिर वो उस पर बात कर रहे होते, उनको सब पता था कहाँ कुंडा लगा हुआ है, कहाँ पे क्या मसले मसाइल है, इनके पास सारे ट्रैकर्स मौजूद है। मैं तो गया हूँ ना के इलेक्ट्रिक के ये जो ट्रांसमीटर्स वाले जो ऑफिस होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स वाले, अबे भाई इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है, इतनी हैवी इक्विपमेंट्स हैं। सही है, वहां पे बटन लगे थे इलाकों के। एक बंदे ने बोला कि यार 2 बज गए, टक करके खोला, लाइट आ गई। वो लाइट बंद खोल करके इलेक्ट्रिसिटी बंद करते, आप फोन करके बोले कि वो कुछ तरक्याती काम चल रहा है, उसकी वजह से तामीराती काम चल रहा है, इसकी वजह से हमने आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद की हुई है। तो वो खेल रहे होते हैं, तो उसने बोला इसका खोल के टक दूसरे का बंद कर दिया, तो बोला बेचारों की लाइट चली गई होगी। सही है, वहां कुछ कर भी नहीं सकते थे, सब मुझे मिलके मारते। सही है, मैंने बोला क्लास में आके बताऊंगा अगर मैं। सही है, या तुम लोग मुझे बचा लेना। तो यहाँ पे इनको पता होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं तुम लोगों ने देखा होगा पुराने इलाके में ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करते, बहुत ज्यादा आ जाता है। दे आर लाइक यार इतना हम लोगों ने तो यूज नहीं किया, हम पे थोड़ी करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। सही है, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो कुछ महीने रुकेंगे, आपके बिल एक्यूमुलेट होता रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो तार होता है पूरा उखाड़ के ले जाएंगे, इतने मीटर्स तक का कि आप इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं कर पाओगे। अब बगैर इलेक्ट्रिक के कौन जी सकता है। फिर वो क्या करते हैं, कोर्ट पे जाते हैं, कोर्ट क्या करता है, सेटलमेंट बना देता है, बिल रिड्यूस नहीं करेगा, बोलेगा इसको 6 इंस्टॉलमेंट पे करो। तो ये सीन होता है, वो सब वेट कर रहे होते हैं सही टाइम का कि कब जाके इन पे शिकार करना है। सही है, ये चीज है। आगे बढ़ जाते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ अ टिपिकल पावर कंपनी, नाउ दिस इज द पार्ट आई एम नॉट गोना टीच यू। सही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको फिर से फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, रेगुलेशन और हेल्थ सेफ्टी वगैरह के बारे में बताऊं, बट लेट मी अश्योर वन थिंग, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अगर तुम लोगों ने ये रीड नहीं किया ना, तुम बहुत सारे एमसीक्यूज छोड़ दोगे। और इसमें से क्या, जो चीजें मैंने तुम लोगों को नहीं पढ़ाई है ना, कि इसलिए छुड़वा दी कि तुम लोग रीड करके खुद समझ सकते हो। तुम लोगों ने अगर रीड नहीं की ना, तुम्हारे बहुत सारे एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे। सही है, बच्चे मेरे पास अक्सर आते हैं, मुझसे पूछते हैं सर वो पेपर कैसे आएगा, थ्योरेटिकल पेपर आएगा, कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा। सही है, वो पूछेगा मुझसे व्हाट इज डेफिनेशन। अबे तू क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है जो तुझसे डेफिनेशन पूछेंगे बिजनेस की। वो तुमसे ये पूछेगा भाई फला बंदा ये काम कर रहा है, तो इसकी ये एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते बताओ कि ये बिजनेस है या नहीं है। तो तुम्हारे माइंड में बिजनेस की डेफिनेशन होगी तो वो आंसर कर दोगे। तो जो बुक का पढ़ा हुआ जाया तो नहीं हुआ। तुम जरा 4 चीजें लगा के देख लो एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर ये तो हमें एमसीक्यूज आते ही नहीं है। तो जो क्लास में मैं इतनी बकवास कर रहा होता है एग्जाम्पल्स के तौर पे, तो ये वही तो बात है। अब मैं तुम्हें लेट सपोज अलग से ये अगर कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू सॉल्व कराना शुरू कर दूं, पहली बात है कि मेरी ख्वारी लगेगी, मुझे बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, चलो कर ली, उसके बाद मैं आपको दूंगा। तो क्या गारंटी है कि मैंने आपको 500 एमसीक्यूज भी करा ली, उसमें से एमसीक्यू लग जाएंगे, क्योंकि वो सिनेरियो में जा रहा है, तो वो सिनेरियो कोई भी घुमा सकता है। बुक आपकी बेस है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे आपके पास एक रिक्वायरमेंट है हेल्थ सेफ्टी और एनवायरमेंट की। सही है, ये बोलेगा कि पावर सेक्टर में हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट में ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नीचे ऑप्शन था पावर सेफ्टी कोड, डिस्ट्रीब्यूशन कोड, पावर सेफ्टी मैनुअल या ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा, देख लो लिखा हुआ, ये एमसीक्यू पूछा गया है। सही है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि हाँ, conservation of natural resources and reduction of carbon footprint by assessment to environmental impact and mitigation
ऑफ एडवर्स इफेक्ट। सही है, ये सीधी लाइन लिख दी गई। अब इसका किसी को मतलब पता है नहीं पता, लिखा हुआ ट्रू फॉल्स। अब ना अच्छा है कुछ पढ़ी थी लाइन, ट्रू, मार्क्स मिल गए। लिखा हुआ है कि जब आप नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करते हो, बचाते हो, और कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब किसी को पता है? कार्बन फुटप्रिंट क्या मतलब? सही है, आप जितना कार्बन जलाओगे ना, आप जो भी आपके पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को जलाओगे, तो वो सब क्या रिलीज करती है? कार्बन। ये कार्बन बेस्ड एनर्जीज होती है। सही है, तो आप कोई भी एक्टिविटी करोगे ना, तो वो क्या करती है? वो एटमॉस्फेयर के अंदर लॉक हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वो फेड होती है, लेकिन कुछ टाइम तक वो रह जाती है। तो जो रह गई उसको क्या बोलते हैं? फुटप्रिंट। तो क्या रह गई? कार्बन। तो कार्बन फुटप्रिंट। तो जितना आप कार्बन बर्न कर रहे हो, या जितनी आप कार्बन बेस्ड एनर्जीज को बर्न कर रहे हो, तो वो आपके एनवायरमेंट के अंदर लॉक हो जाएगी। सर कितने दिन? हफ्ते, 2 हफ्ते नहीं, सालों। तो आज से 20 साल पहले जो कार्बन जला होगा वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया होगा, लेकिन अभी भी उसके फुटप्रिंट होंगे। कुछ टाइम के बाद वो भी फेड हो जाएंगे। लेकिन सोचोगे अभी जितना जल रहा है तो उसका इंपैक्ट कितना मल्टीप्लाई हो। तो बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करो, बचाओ। सही है, और दूसरा क्या? कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर दो। यही काम किसका है? हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट का है। इसकी वजह से क्या होगा कि आप एनवायरमेंटल डैमेज को और एडवर्स इफेक्ट को क्या कर सकते हो? मिटिगेट कर सकते हो। नहीं करो यार, नींद आ रही है उसको नहीं करो। कोई तो अगर सच में प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स करो। सही है भाई, एक बंदे को अगर नींद आ रही है, वो सोना चाह रहा है, तो लेट देम बी, मसला नहीं है। ठीक है, अब देखो शुरू हो गए। सही है, तो यहाँ पे तुम लोगों ने ये डिपार्टमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो मसला हो जाएगा। लास्ट इस इंडस्ट्री की बात, फिर आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं। की चैलेंजेस, कुछ की चैलेंजेस फेस कर रहे होते हो आप इस इंडस्ट्री में। सही है कि अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हो, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, ट्रांसमिट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हो, तो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स, नेटवर्क एंड देयर एफिशिएंट ऑपरेशंस, कि यहाँ पे मशीन्स नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है, और इनएफिशिएंट ऑपरेशंस। तो बचा क्या? तो कुछ भी नहीं है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हकीकत है, पहली बार बुक ने सच कहा है। चलो अच्छी बात है। रिलायबल और सेफ ऑपरेशंस, ये एक बड़ा मसला है। कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई सेफ ऑपरेशंस नहीं है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, जब पीएमटी पे काम करने के लिए आते हैं, उनको बेचारों को शौक लगता है, वो गिर जाते हैं। कितनी अमवात हो जाती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हंसने की तो बात ही नहीं है, बहुत पुरानी बात है। एक बार हमारे, हम जिस एरिया में रहते थे ना, वहां पे ना ये जो मीटर वगैरह बड़े बहुत घिचपिच किस्म के लगे हुए थे। तो वहां पे ना एक दफा बारिश में कोई जाता नहीं था। तो लिटरली एक दफा है ना, एक बंदे की घर की लाइट गई हुई थी, तो काफी टाइम से वो नहीं आ रही थी। तो वो गए चेक करने के लिए मीटर। यार अल्लाह माफ करे, वहां पे बंदा चिपका हुआ था कि इलेक्ट्रिक का बंदा था। कब से मरा हुआ होगा वो, कब से, किसी को पता भी नहीं था। तो ये है इनके रिलायबल और सेफ ऑपरेशंस के, ये नहीं कर पा रहे, इस चीज को करना नहीं है, कर नहीं पा रहे, तो एक बहाना है। सही है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू कंज्यूमर्स। सही है, ये एक बड़ा मसला है, ये इनका चैलेंज है कि ये पावर सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड नहीं दे पा रहे। ये कह रहे हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को पावर दें, लेकिन वो पावर बन ही नहीं रही है। सही है, सही है, हम लोगों को इन्होंने जो पहनाई हुई है हम वो पहन के चलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेंट्स, ये कह रहे हैं कि मसला ये भी है कि हम लोगों को रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। अच्छा, इसका मैं मसले की बात बताऊं, मैं ना एक बहुत ही इम्पल्सिव किस्म का इंसान हूं। जब ऐसी यूटिलिटी सामने आ जाती है तो मेरी तो हड़ी आती है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, कम से कम मैं दिल हल्का करने के लिए इनको 4 सुना देता हूँ। तो पहले जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाया करती थी हमारे एरिया में, मैं एरिया नहीं बताऊंगा वरना ये बोलेंगे अच्छा नहीं जा रही है। सही, मैं रहता हूँ ये अपना नाजमाबाद में। ठीक है, पता नहीं कोई रहता हो तो माजरत। अच्छा खैर, तो यहाँ पे क्या था कि मैं क्या करता था, कॉल करके, तो मैंने ना एक पैटर्न देखा, बिहेवियर में चेंज और शिफ्ट देखा है। अपन तो लोगों ने कभी नोटिस किया हो, जब पहले फोन करते थे ना, वो फोन उठा लेते थे। सही है, आप फोन करो, फोन उठाते थे, आप उनको ठीक ठाक सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो, वो बेचारे सुनते रहते थे, सुनते रहते, सुनते रहते थे। आपको फिर ऐसा फील होता था कि नहीं यार बहुत ज्यादा हो गया, आप माजरत करते थे और फोन रख देते थे। मतलब आपका दिल हल्का हो जाता था। फिर जब आपको गर्मी लगती थी ना, तो जिसमें में ठंड फील होने शुरू हुई थी कि चलो यार कम से कम ये तो हो गया, 2-3 गिलास पानी पी लिया मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये होता था। उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने जो है वो फोन्स को डिले करना शुरू कर दिया। आपको वेटिंग पे लगा देते थे, वेटिंग करके आप फोन करते थे, उनको सुनाते थे। सही है, वो सुन के फोन रख देते, तो आपकी नंबर ऑफ कॉल्स कम हो गई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एसओपी बनाई है, ये तुम जाके कंफर्म कर सकते हो कि अब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बोल दिया गया कि सामने वाला बंदा बदतमीजी कर रहा हो, सुना रहा हो, गालम गलौज तो डेफिनेटली नहीं, वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक बंदा अपने ग्रेवेंस शो कर रहा है और थोड़ी सी आवाज ऊंची कर रहा है, तो इनको अलाउ कर दिया कि ये क्या कर सकते हैं कि उनको टोक सकते हैं,
और फोन काट सकते हैं। वो बोलेंगे कि नाम है जी, आप अगर हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम आपका फोन काट रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ तक करके फोन काट रहे हैं, आपकी ऑर्डर आएगी। फिर लगेगा 2 गिलास पानी क्या पी ले, किसने लगता है कि चूल्हे पे बिठा कर आगे तवे पे बिठा दिया, तो इंसान की और हड्डी आएगी। सही है। और अब क्या होता है जब आप उनको फोन करते तो वो के लाइट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, वहां पे अपनी कंप्लेन कर दें, और ये करते करते वो चलता रहता है और फिर फोन उठता ही नहीं है। अब तो ये हाल है जैसी बारिश की 2 बूंदे गिरती ना, वो क्या करते हैं, आपको ऑटो मैसेज पे डाल देते हैं कि भाई बहुत सारी कॉल्स होने की वजह से आपकी कॉल नहीं लगेगी, तो सीधा सीधा आप मैसेज कर दो, खत्म। तो ये जो है ना बेसिकली प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स की एग्जांपल है कि अब तो आप फोन करके जो थोड़ा सा दिल हल्का भी कर सकते थे वो नहीं कर रहे होते हो। टाइमली कलेक्शन ऑफ बिल, इनका बड़ा मसला है कि लोग बिल पे नहीं कर रहे होते हैं, इनको जिससे बिल लेना होता है वो उससे बिल ले लेते हैं। रिड्यूसिंग पावर थेफ्ट एंड लाइन लॉसेस, कि ये क्लेम करते हैं कि हमारी तो बहुत सारी लाइन जो है ना वो लूज हो चुकी है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि कुंडा लगा के उनको अपने कब्जे में कर लिया है। सही है। और सर्कुलर डेट इशू, ये मैंने तुम लोगों को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था। सर्कुलर डेट क्या होता है, ये एक डेट को पे ऑफ करने के लिए आप दूसरा उधार ले लेते हो। सही है। दूसरे को पे ऑफ करने के लिए तीसरा उधार ले लेते हो। तो इस तरीके से ये सर्कुलर डेट में बेचारे फंसे हुए हैं। सही है। ये डेट लेके साले खुद खा जाते हैं, तो फिर सब डेट कहां से खत्म होगा। तो क्या है, बेचारे सर्कुलर डेट में ये लोग फंसे हुए हैं। तो आज की क्लास को मैं कॉल ऑफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज मैं सेफली घर पहुंच जाऊं। ठीक है। किसी का कोई सवाल वगैरह तो पूछ लीजिएगा। हमने आज एक इंडस्ट्री कवर कर ली है, अब रह गई है 3 इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की इंडस्ट्री। सही है। हाँ, कोशिश करेंगे कि एक क्लास में 2 इंडस्ट्री निपटा लें, टेक्सटाइल वाली भी और फार्मास्यूटिकल वाली भी। सही है। चलो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चैप्टर वाइज टेस्ट भेज दे, भेजे हुए तो है मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट। कौन से वाले की बात कर रही है, पोर्टल में भी है ना, कौन से चैप्टर वाले, चैप्टर वाइज टेस्ट भेजे तो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। मैंने जाहिद कली का असाइनमेंट भी भेजा हुआ है, सही, शहबाज सईद का असाइनमेंट भेजा हुआ है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजे हुए। अरे सारे तो ग्रुप में, सारी तो चीजें भेजी हुई मैंने ग्रुप में। मैं अगर आइडेंटिफाई करके दिखा दूं ग्रुप में, सारी चीजें भेजी हुई मैंने। हर चैप्टर के जो आपने बनाए हुए पोर्टल पे मौजूद तो है मेरे वाले, वैसे भेज दूं। चलो भेज देता हूँ। क्या वही तो है, जो मेरे वाले हैं वो पोर्टल पे लगे हुए हैं। चलो वो कह रहे हैं कि अलग से हैंडआउट भेज दो, चलो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा हैंडआउट। चले ओके, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।